रोशन पहाड़े। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने एक नया इनिशिएटिव लिया है कि हम लोग 12th स्टैंडर्ड की जो सीरीज है इसको स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था सॉलिड स्टेट, ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा जो सेकंड चैप्टर है विच इज सॉल्यूशंस, इसका पार्ट 1 हम लोग आज लेके आए हैं। आपको अगर याद आ रहा हो या फिर अगर इन बेसिक टर्म्स में आपने सुना हो कि सॉल्यूशन क्या होता है, तो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू अ सॉल्यूशन। लेकिन 12th का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इसका 11th का पार्ट रिवाइज करवा लेता हूँ विद इन फ्यू मिनट्स एंड देन विल कंटिन्यू विद द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। आपको अगर याद आ रहा हो, लास्ट ईयर 11th में हम लोगों ने मिक्सचर्स के बारे में पढ़ा था। Now what is a mixture? Obviously it is a combination of two or more compounds या फिर एलिमेंट्स या फिर अलग अलग जो सब्सटेंसेस आते हैं, मोर देन 2 का अगर आप कॉम्बिनेशन करते हो तो मिक्सचर्स का फॉर्मेशन होता है। हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स भी देखे थे। एक तो हम लोगों ने देखा था होमोजेनियस मिक्सचर और फिर दूसरा हम लोगों ने देखा था हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर में जब भी दो चीजों को आप कंबाइन करते हो तो वो जो मिक्सिंग है ये पूरा का पूरा यूनिफॉर्म होता है। तो जब यूनिफॉर्म मिक्सिंग होती है इसको हम लोग होमोजेनियस बोलेंगे। और जब दो चीजों को आप मिक्स करते हो लेकिन जो मिक्सिंग है वो पूरी तरीके से यूनिफॉर्म नहीं है, हम इसको हेटेरोजेनियस ऐसा बोलेंगे। लास्ट ईयर हम लोगों ने कुछ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस भी पढ़े थे। आपको अगर याद आ रहा हो तो हम लोगों ने ट्रू सॉल्यूशन पढ़ा था, हम लोगों ने कोलाइड्स पढ़ा था एंड हम लोगों ने सस्पेंशन पढ़ा था। अब इसमें क्या होता है, जो आपका होमोजेनियस मिक्सचर है इसके अंदर हम लोग कोलाइड्स और ट्रू सॉल्यूशंस को कंसीडर करते हैं। लेकिन मैं ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दूं, इस पूरे चैप्टर में हम लोग जो ट्रू सॉल्यूशंस है उसके टाइप्स हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। और ट्रू सॉल्यूशन में भी हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। अब बाइनरी सॉल्यूशन मतलब जहाँ पे दो चीजों का कॉम्बिनेशन होगा, इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। एक और बात, एक सॉल्यूशन को जब आप प्रिपेयर करते हो तो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन, ये आता है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन है कि ये जो सोल्यूट और सॉल्वेंट है इनके फिजिकल स्टेट्स क्या होते हैं। तो सोल्यूट भी और सॉल्वेंट भी, इन दोनों के फिजिकल स्टेट्स सॉलिड्स भी हो सकते हैं, लिक्विड्स भी हो सकते हैं एंड गैसेस भी हो सकते हैं। मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। तो देखिए जो टेबल मैंने यहाँ पे बनाया है, मैं पहले जब सोल्यूट के बारे में बात करूंगा तो यहाँ पे मैंने सबका सब सोल्यूट लिया है, आई मीन सॉलिड लिया है। और ये जो सॉलिड है दैट इज रिएक्टिंग विद लिक्विड आल्सो, सॉलिड आल्सो एंड गैस आल्सो। फिर मैं सोल्यूट को चेंज कर दूंगा, फिर मैं लिक्विड लूंगा, बट दैट इज अगेन रिएक्टिंग विद सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आगे फिर हम लोग गैस के साथ में भी डील करेंगे। तो पहले ये टेबल देख लेते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है। जो सोल्यूट है आपका वो फिलहाल मैंने यहाँ पे लिया है सॉलिड, और जो आपका सॉल्वेंट है दैट इज कंसीडर्ड एज अ लिक्विड। अब जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो मुझे क्या मिलेगा, आई कैन गेट सी वाटर, कुछ मिनरल्स जो कि डिसॉल्व होते हैं आई मीन वाटर में, तो सी वाटर आ जाएगा। बेंजोइक एसिड इन बेंजीन जब हम इसको डिसॉल्व कर रहे हैं, एंड शुगर इन वाटर। ये सारे एग्जांपल्स आ सकते हैं सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड में। अगर सॉलिड इन सॉलिड है तो एक बहुत अच्छा कंसेप्ट हम लोग को यहाँ पे पता है जिसको हम लोग बोलते हैं अलॉयज। तो हम लोग अलॉयज का फॉर्मेशन यहाँ पे करते हैं। अब कैसे अलॉयज बनेंगे, ब्रास बनेगा, ब्रॉन्ज बनेगा, ये सारे एग्जांपल सॉलिड इन सॉलिड हम लोग कंसीडर करते हैं। फिर सॉलिड इन गैस का क्या एग्जांपल आ जाएगा, आयोडीन इन एयर, ऐसा भी एग्जांपल हम लोग उसमें डाल पाएंगे। ये जो तीनों एग्जांपल्स हम लोगों ने स्टडी किए, यहाँ पे आपका सोल्यूट फिक्स था व्हिच वाज सॉलिड। अब अगर मैं सोल्यूट को एज अ लिक्विड फिक्स करता हूँ और फिर उसके आगे कॉम्बिनेशंस करता हूँ तो क्या होगा, लिक्विड डिसॉल्व इन लिक्विड, ये गैसोलीन दे देगा या फिर इथेनॉल डिसॉल्व इन वाटर, ऐसा आप एग्जांपल ले सकते हैं। दूसरा लिक्विड डिसॉल्व इन सॉलिड। अब यहाँ पे एमालगम्स करके एक कंसेप्ट आता है। नाउ व्हाट डू मीन बाय एमालगम्स, देखिए जैसा हम लोगों ने यहाँ पे बोला कि अलॉयज होते हैं। अब अलॉयज का मतलब क्या हो गया, मेटल आई मीन सॉलिड डिसॉल्व इन सॉलिड। अब एमालगम जो होता है ये इसमें एक चीज फिक्स होती है विच इज मर्क्यूरी, एंड मर्क्यूरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो इसीलिए वो लिक्विड लिया। इसके अंदर आप कौन सा भी मेटल डालेंगे वो ऑब्वियसली सॉलिड ही होगा। तो अलॉयज में एक कंडीशन फिक्स हो जाती है कि मर्क्यूरी के साथ में, यानी अलॉयज के आगे का एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। अलॉयज में क्या था, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मेटल्स भी बोल सकता हूँ मैं, बिकॉज यहाँ पे मेटल्स का कॉम्बिनेशन हम लोग कर रहे थे। तो एमालगम्स में क्या हो जाएगा, आपका एक मेटल तो रहेगा लेकिन एक चीज मर्क्यूरी फिक्स हो जाएगी जब आप यहाँ पे इसका कॉम्बिनेशन करेंगे। तो देखिए एमालगम ऑफ Hg यानी कि मर्क्यूरी विद मेटल्स सच एज Hg इन सिल्वर, यानी जब मैं एमालगम बनाऊंगा तो मर्क्यूरी मेरा फिक्स है और मर्क्यूरी को मैं किसके साथ मिक्स कर रहा हूँ, सिल्वर के साथ। अब मर्क्यूरी क्या है, दैट इज सपोज्ड टू बी लिक्विड, और जो आपका सिल्वर है दैट विल बी अ सॉलिड। सो मर्क्यूरी डिसॉल्व्ड इन सिल्वर। अब यहाँ पे सिल्वर की जगह पे मैं एलिमेंट तो मेरा मेटल तो चेंज कर दूंगा, लेकिन ये जो मर्क्यूरी है ये चेंज होने वाला नहीं है। अगर
आपने यहाँ पे मर्क्यूरी नहीं लिया, यहाँ पे एक मेटल लिया और दूसरा मेटल ले लिया, वो अलॉयज में जाएगा। तो आपको याद क्या रखना है, अगर आप मर्क्यूरी के बारे में बात कर रहे हो तो फिर वो एमालगम ही है when you are combining it with another metal या फिर solid। और एक और क्या है, लिक्विड डिसॉल्व्ड इन गैस, तो यहाँ पे हम लोग क्या एग्जांपल ले सकते हैं, क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन। जो तीसरा हमारा पार्ट बाकी था, आई मीन जो स्टेट ऑफ सॉलिड है, अगर वो सबके सब गैस है तब हम क्या करेंगे, तो गैस वेर डिसॉल्व्ड इन लिक्विड, ये आपको दे देगा कार्बोनेटेड H2O, मतलब क्या, CO2 डिसॉल्व्ड इन वाटर। जैसे कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स वगैरह में भी होता है, लेकिन उसमें और भी केमिकल्स मिक्स होते हैं। आगे ऑक्सीजन इन वाटर, देन गैस इन सॉलिड, तो यहाँ पे H2 इन पैलेडियम, यानी हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। एंड गैस इन गैस, हम सबको पता है यहाँ पे एयर आ जाएगा, एयर में मिक्सचर्स होते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन और अदर गैसेस का। अब देखिए, जो कि मैंने आपको बताया था, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज गोइंग टू गिव अ सॉल्यूशन। लेकिन सॉल्यूशन के कुछ टाइप्स भी होते हैं, जो कि हमने लास्ट ईयर पढ़े थे, आपको अगर याद आ रहा हो। तो सॉल्यूशन के जो टाइप्स है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। देखिए क्या होता है, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब क्या है, सैचुरेट होना मतलब एक जगह पे जब के स्टॉप हो जाना। देखिए अभी कैसा है कि अगर आपने एक सोल्यूट जो है उसको वाटर यानी कि सॉल्वेंट में अगर आप लोगों ने मिक्स किया है तो उसकी कैपेसिटी होती है। ऐसा नहीं कि आपके पास लिक्विड है, आप उसके अंदर कितना भी सोल्यूट डाल देंगे, आई मीन आपके पास वाटर है और आप उसके अंदर कितना भी सोल्यूट डालोगे तो वो डिसॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हर किसी की एक लिमिट फिक्स होती है। तो वो सोल्यूट वाटर में डालने के बाद में एक पॉइंट के बाद में अगर जाके डिसॉल्व नहीं हो रहा है और वो स्टॉप हो गया है, यानी उसका डिसॉल्विंग वापस स्टॉप हो गई है, इसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दूसरा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। नाउ व्हाट डू मीन बाय अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में वो कहीं पे भी जाके स्टॉप नहीं होगा, तो लेकिन एक थोड़ी अमाउंट के लिए। तो जो भी सोल्यूट आप लिक्विड के अंदर डाल रहे हैं, आई मीन वाटर के अंदर डाल रहे हैं, वो उसके अंदर डिसॉल्व हो रहा है, एक पर्टिकुलर अमाउंट तक बता रहा हूं मैं। अब एक आता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब सैचुरेटेड से थोड़ा आगे। मान लीजिए कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसका सैचुरेशन पॉइंट 25% है, लेकिन हमने कुछ टेम्परेचर या प्रेशर की कंडीशन चेंज करके 25% को 27% तक डिसॉल्व करने की हम लोगों ने कोशिश की। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि 25 का 50 हो जाएगा, 55 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। 25 को थोड़ा सा हम लोगों ने इंक्रीज कर दिया। तो सैचुरेटेड से जब आप थोड़ा सा आगे जाते हो तो हम लोग इसको यहाँ पे बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड। अब सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट डिसोल्यूशन से आपको सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन सॉल्यूशन से अगर मुझे वापस सोल्यूट और सॉल्वेंट चाहिए तो मुझे वहां पे करना पड़ेगा क्रिस्टलाइजेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय क्रिस्टलाइजेशन? देखिए क्रिस्टलाइजेशन यानी क्या होता है, हम लोगों को उसके क्रिस्टल्स मिलते हैं, लेकिन जो सॉल्वेंट है वो थोड़ा सा सॉल्यूट के अंदर जाके डिसॉल्व हो जाता है। एक बहुत फेमस नाम है, हम लोगों ने 8th-9th में भी पढ़ा था और हम लोगों ने लास्ट ईयर 11th में भी देखा था, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास COSO4 का पाउडर है, कॉपर सल्फेट, विच इज ब्लू इन कलर। इसको ये जो सोल्यूट हो गया, COSO4 इज माय सोल्यूट, वाटर इज माय सॉल्वेंट। इसको मैंने सॉल्वेंट के अंदर मिक्स कर दिया। अब वो जो वाटर है वो थोड़ा सा हो जाएगा ब्लू कलर का। इसको मैं क्या करूंगा, हीट करूंगा। हीट करने के बाद में जैसे वो हीट हो रहा है, वो हीटेड सब्सटेंस को मैं फिल्टर कर दूंगा। जो मुझे नीचे फिल्ट्रेट मिलता है, इसको मैं कूलिंग के लिए वहां पे रख दूंगा। वहां पे जब वो कूल हो जाएगा, उसके अंदर की जो क्रिस्टल्स मिलेंगे, उसमें अभी क्या होगा, देखो शुरुआत में आप लोगों ने क्या डाला था, आपने सिर्फ डाला था COSO4, वाटर मिक्स हो गया। पूरी प्रोसेस होने के बाद में आपको उसके क्रिस्टल्स मिलते हैं, तो आपका फॉर्मूला आ जाता है COSO4 × 5H2O। इसको हम लोग ब्लू विट्रियोल भी बोलते हैं। तो आपको इसमें याद क्या रखना है, सॉल्यूशन का क्रिस्टलाइजेशन अगर आप करेंगे तो सोल्यूट और सॉल्वेंट आपको वहां पे मिलते हैं, सेपरेटली नहीं मिलते हैं, थोड़ा सा उसके अंदर भी डिसॉल्व हो सकता है। तो ये भी एक कंसेप्ट है जो आपको इसके अंदर याद रखना है। जब हम लोग ये बात कर रहे हैं कि हम लोगों को सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, तो देखिए उसके कुछ फैक्टर्स भी होंगे जो उस पर्टिकुलर सोल्युबिलिटी को अफेक्ट करेंगे कि वो डिसॉल्व होगा कि नहीं होगा। अब देखिए सबसे पहला जो फैक्टर है, दैट इज नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि जो आपका नेचर है किसका, सोल्यूट का और सॉल्वेंट का। यहाँ पे जब मैं इसको आगे एग्जांपल में एक्सप्लेन करूंगा, मैंने जो सोल्यूट लिया है दैट इज अ सॉलिड, और मैंने जो सॉल्वेंट लिया है दैट इज लिक्विड, मतलब कि मैंने वाटर लिया है। तो आगे जब भी मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको ये बात याद रखना है कि मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए सोल्यूट जो है वो मैंने सॉलिड लिया है और सॉल्वेंट जो है वो मैंने लिक्विड लिया है। एग्जांपल वैसे मेरे यहाँ पे आएंगे। इसमें डिसॉल्व, जब आप सोल्युबिलिटी के फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे
सबसे अच्छा एक पॉइंट आता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक का, यानी जहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज आपकी कहीं ना कहीं मैच हो रही है, जो दोनों सब्सटेंस आप उसके अंदर ऐड कर रहे हो, इसके वजह से जब कहीं ना कहीं आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज मैच होती है तो वहाँ पे हम लोग लाइक डिसॉल्व्स लाइक की कंडीशन को कंसिडर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आगे मैं आपको बताऊंगा, वैसे NaCl डिसॉल्व्स इन वाटर, तो सॉलिड मतलब जो सॉल्यूट हम लोगों ने लिया है वो हो जाएगा NaCl, और लिक्विड तो वाटर हम लोगों ने लिया ही है। इसका होता क्या है, लास्ट ईयर हम लोगों ने आयन डाइपोल मोमेंट ऐसा कुछ पढ़ा था, डाइपोल डाइपोल भी था, आयन डाइपोल भी था, लंदन फोर्सेस थे, डिस्पर्शन फोर्सेस थे, ये सब कुछ हम लोग लास्ट ईयर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आयन डाइपोल के बारे में अगर आपको याद आ रहा हो तो हम लोगों ने लास्ट ईयर ऐसा पढ़ा था, जब ये डिसॉल्व NaCl जो है ये जब ब्रेकडाउन होगा इनटू Na प्लस एंड Cl माइनस, तो एक Na के आयन को 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स लगते हैं और एक Cl के आयन को आगे भी 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स लगते हैं, तो वहां पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो जाएगा, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग लाइक डिसॉल्व्स लाइक के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पे आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज ज्यादातर हद तक मैच हो जाए। देखता है क्या है, कंपाउंड विद सिमिलर केमिकल कैरेक्टर, जो भी सिमिलर केमिकल कैरेक्टर यहाँ पे रहेगा कंपाउंड का, आर मोर सोल्यूबल इन ईच अदर, वो एक दूसरे में उतना जल्दी डिसॉल्व हो जाएंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। आगे, substances with similar intermolecular forces are likely to be soluble in each other। अब जो भी ऐसे substances है जहाँ पे similar intermolecular forces होगा, they are likely to be soluble in each other है। अभी सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इंटरमोलिकुलर का मतलब होता क्या है, विद इन द सेम मॉलिक्यूल, विद इन 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल। देखिए जब भी ऐसा कुछ हो कि आपको एक कंफ्यूजन हो रहा है कि विद इन द सेम मॉलिक्यूल है या फिर डिफरेंट मॉलिक्यूल है, आप एक टर्म को याद रखिए। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन, इसका मतलब क्या होगा, स्कूल ए और स्कूल बी के बीच में डिबेट कंपटीशन होने वाला है, यानी कि 2 अलग अलग स्कूल्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो जब 2 अलग अलग इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो वहां पे इंटरमॉलिक्यूलर आएगा, और अगर कंपटीशन विद इन द सेम स्कूल हो रहा है तो इंट्रा स्कूल, मतलब कि इंट्रामॉलिक्यूलर हो जाएगा। डिफरेंस आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, 2 अलग अलग मॉलिक्यूल के जो फोर्सेस है उसके साथ हम लोग यहाँ पे डील कर रहे हैं। आर लाइकली टू बी सोल्यूबल विद ईच अदर, कब, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सिमिलर होंगे तो, किसके, सोल्यूट आई मीन सोल्यूट के और सॉल्वेंट के, सॉलिड के और लिक्विड के। जनरली पोलर सोल्यूट्स डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। अब पोलर पे आपको याद होगा, ये भी हम लोग लास्ट ईयर कर चुके हैं। हम लोगों ने यहाँ पे HCl ऐसे ड्रॉ किया था, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इसके डाइपोल मूवमेंट के लिए हम लोग एक ऐसा यहाँ पे स्ट्रक्चर आई मीन एरो भी ड्रॉ करते हैं। अब देखिए आगे जो एग्जांपल आएगा वो जो NaCl का एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा था, NaCl डिसॉल्व्स इन H2O, क्यों, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग आयन डाइपोल इंटरैक्शंस। अब आयन डाइपोल इंटरैक्शंस मतलब क्या, इसके 2 पोल्स तो है वो आयन है, सो आयन डाइपोल इंटरैक्शंस, इसमें Na प्लस एंड Cl माइनस विद H2O मॉलिक्यूल्स। आगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा बिटवीन H2O मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आएगा, एंड आयन आयन अट्रैक्शंस बिटवीन, अब 2 आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, कौन, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो Na प्लस एंड Cl माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। एक और एग्जांपल है शुगर डिसॉल्व्स इन वाटर, ये भी आएगा बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन शुगर एंड वाटर, वापस यहाँ पे आया है इंटरमॉलिक्यूलर, यानी कि 2 अलग अलग इसमें, तो 2 अलग अलग क्या हो गया, शुगर एंड वाटर। तो आपको ये वाली टर्म, ये जो फर्स्ट फैक्टर है ये आपको इसके अंदर याद रखना। सेकंड पॉइंट हम लोग अभी देखने वाले हैं, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर ऑन सोल्युबिलिटी। टेंपरेचर के रिस्पेक्ट में सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है, अभी हम लोग ये यहाँ पे देखेंगे। सो फर्स्ट इट विल डिपेंड अपॉन द एंथैल्पी ऑफ अ सॉल्यूशन। देखिए एंथैल्पी क्या है ये हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में अभी यहाँ पे डील करेंगे। नेक्स्ट, KCl dissolves in water by endothermic process। The water in by endothermic, आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, इसको हम लोग यहाँ पे बोलेंगे endothermic process। If substance dissolved by exothermic process, its solubility decreases with increasing temperature। अब यहाँ पे एक और पॉइंट क्या आएगा, अगर आपका सब्सटेंस डिसॉल्व हो रहा है, कैसे डिसॉल्व हो रहा है, बाय एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो आपकी जो सोल्युबिलिटी है दैट इज गोइंग टू डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेंपरेचर। देखो इसको और थोड़ा इजी से समझाने के लिए आपको याद आ रहा होगा 11th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने ली चैटरेस प्रिंसिपल ऐसा एक कांसेप्ट हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। नाउ व्हाट डू मीन बाय ली चैटरेस प्रिंसिपल, एक जो रिएक्शन है वो ऑलरेडी स्टेबल था
हम लोगों ने क्या किया, उसको अनस्टेबल कर दिया, हम लोगों ने उसको डिस्टर्ब कर दिया। हम लोग रिएक्टेंट साइड को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं, हम लोग प्रोडक्ट साइड को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा काम सिर्फ उसको डिस्टर्ब करना है, रिएक्शन खुद ब खुद इक्विलिब्रियम पे आ जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं ली-चाटरेस प्रिंसिपल। ये कंसेप्ट आप लोग फर्स्ट केस में अप्लाई कर सकते हैं, जहां पे मैंने आपको बोला था कि आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो जैसे जैसे आप हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देते हो, HCl का जो डिसॉल्विंग है इन वाटर ये बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ गया तो फिर क्या हो जाएगा, आपके जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है इनकी थोड़ी सी एनर्जी बढ़ जाती है, और एनर्जी बढ़ने की वजह से KCl जो है वो इजीली डिसॉल्व हो जाता है। इसका अपोजिट होगा जब आप मतलब इट विल बी ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन, प्रोसेस के बाद में अगर हीट रिलीज हो रही है तो यहाँ पे आपका जो सोल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। सो इफ सब्सटेंसेस डिसॉल्व हो रहा है कैसे, बाय एक्सोथर्मिक प्रोसेस द सोल्युबिलिटी इज गोइंग टू डिक्रीज। सोल्युबिलिटी तो डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो देखो Li2SO4 into H2O, यहाँ पे क्या होगा, ये हीट रिलीज कर रहा है तब जाके डिसॉल्व हो रहा है, और यहाँ पे हीट रिलीज कर रहा है मतलब द टेम्परेचर इज गोइंग टू इंक्रीज। आगे देखिए, ये मैंने यहाँ पे इसको बोला जाता है सोल्युबिलिटी कर्व। नाउ व्हाट डू मीन बाय सोल्युबिलिटी कर्व, यहाँ पे ये सोल्युबिलिटीज है और यहाँ पे टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू डिग्री सेल्सियस, ऐसा हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। अब देखिए मैंने अलग अलग कलर से इसको यहाँ पे बताया है, 3 कलर्स का यूज हुआ है ताकि आपको क्लियर हो कि सोल्युबिलिटी कब कहाँ कैसे जा रही है। तो आपको यहाँ पे समझना है कि डायरेक्टली अगर आप देखें तो स्ट्रेट लाइन आपको कहाँ कहाँ दिख रही है, ये थोड़ी बहुत स्ट्रेट लाइन है, दैट इज इन द केस ऑफ NaCl, इन द केस ऑफ KCl। एक आपको कर्व कहाँ पे मिल रहा है, इन केस ऑफ KNO3। थोड़ा सा और कर्व आपको कहाँ पे मिल रहा है, इन केस ऑफ NaNO3। हम लोग ये नहीं बोल रहे कि आपकी सोल्युबिलिटी सिर्फ एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिसिटी के ऊपर ही डिपेंड कर रही है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा उसके रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, तब हम लोग उसको यहाँ पे अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सारे जो पॉइंट्स है, इन ये 2 फैक्टर्स हम लोगों ने यहाँ तक देखे। जो हमारा थर्ड फैक्टर है विच विल बी विद रिस्पेक्ट टू हेनरीज लॉ, यानी कि प्रेशर जो है उसका क्या इफेक्ट होगा हमारे सोल्युबिलिटी के ऊपर, ये सिर्फ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपके कुछ भी डाउट्स है नीचे कमेंट सेक्शन में डालें, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं आपको उसके आंसर्स दूंगा। थैंक यू।